हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2022 के लिए समान अध्ययन सेक्शन को देखेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो कि टीसीएस पूछती है। उसका आज सेट 2 देखेंगे। हमने इसलिए पहले वीडियो में 1 से क्वेश्चन 10 तक देखा है। आज 11 नंबर से 20 क्वेश्चन तक देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्न में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी शहादत खां ने। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। 1722 ईस्वी में शहादत खां को 1722 ईस्वी में शहादत खां को अवध का सूबेदार बनाया गया था। उसके बाद उसने स्वतंत्रता की घोषणा की और अवध क्षेत्र की नींव रखी। वहीं 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय शहादत खां नादिर शाह से युद्ध लड़ने के लिए दिल्ली गया। वहीं उसका 1739 ईस्वी में ही शहादत खां की डेथ हो गई थी। अवध जो क्षेत्र है, अवध को बफर जोन भी कहा जाता है। अंग्रेज इसे बफर जोन की तरह यूज करते थे, क्योंकि जो अवध के नीचे ये जो क्षेत्र था इधर वाला, वहाँ मराठा था। तो इंग्लिश और मराठा के बीच, इंग्लैंड और मराठों के बीच अवध हुआ करता था। इस कारण से मराठा डायरेक्ट इंग्लैंड पे हमला न कर पाते थे। तो बफर जोन उसी को बोलते हैं जो युद्ध से बचाए, आक्रमण से बचाए। क्योंकि इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा अगर कोई डर था तो वो मराठा ही था। मराठा ही इंग्लैंड से सबसे ज़्यादा लड़ता था। तो शहादत खां के बारे में इतना हमने देखा। वहीं मार्तंडे वर्मा की बात करें तो इन्होंने जब केरल राज्य 4 भागों में टूटा था, कालीकट, चिरकल्ली, कोचीन और त्रवणकोर, तो एक त्रवणकोर जो क्षेत्र था, त्रवणकोर क्षेत्र को मार्तंडे वर्मा वहाँ के राजा थे। तो त्रवणकोर क्षेत्र की स्थापना मार्तंडे वर्मा ने की। मार्तंडे वर्मा ने डचों को युद्ध में हराया। डच जो हॉलैंड के निवासी थे, डचों को युद्ध में हराया। सिंचाई की व्यवस्था मार्तंडे वर्मा ने की। यूरोपीय मॉडल पे सेना का गठन किया। वहीं जो त्रावणकोर जो था, जिसकी स्थापना मार्तंडे वर्मा ने की थी, उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम थी। राजधानी कहाँ थी? तो तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। जो मार्तंडे वर्मा का काल था उसे मलयाली साहित्य का इस काल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत चरमोत्कर्ष पे विकास हुआ। वहीं जो त्रवणकोर था, जो राजधानी थी, वो सांस्कृतिक विद्वानों का एक उत्कृष्ट क्षेत्र था। तो मार्तंडे वर्मा के बारे में जाना। वहीं अगर चिनकिलजी खां की बात करें तो चिनकिलजी खां ने जो थी हैदराबाद का इस्टेब्लिश किया। चिनकिलजी खां ने हैदराबाद क्षेत्र में राज्य किया था। वहीं अगर हैदर अली की बात करें तो हैदर अली मैसूर के क्षेत्र में राज किया था। हैदर अली का जो बेटा था वो टीपू सुल्तान था। तो हैदर अली कहाँ का फौजदार था, ये हमेशा पूछता है। तो हैदर अली जो था वो डिंडीगुल का फौजदार था। कहाँ का? डिंडीगुल का फौजदार था हैदर अली, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नो को दिया गया है। एनी एर्नो को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। एनी एर्नो की एक बुक है जिसका नाम याद रखें, जो हाल ही में छपा है, अ गर्ल स्टोरी। इसे याद रखें, एनी एर्नो का अ गर्ल स्टोरी। वहीं
नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल की बात करें तो मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है शवांते पावो को। वो स्वीडिश जेनेटिक वैज्ञानिक जिन्होंने पूर्वजों के जो आनुवांशिकी की पहचान की, इनके लिए मेडिसिन में शवांते पावो को मिला। वहीं फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर एंड एटन जिलिगर, ये तीनों को मिला। आस्पेक्ट, क्लॉजर, जिलिगर, जिसे आप याद रख सकते हैं अकाज, अकाज, आ से आस्पेक्ट, का से क्लॉजर और ज से जिलिगर। इन्हें क्वांटम यांत्रिकी के लिए मिला है। वहीं कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोकरेंसी में तेज़ी से विकसित करने के लिए इन्हें मिला है। वहीं यदि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मिला है बर्टोजी, मिल्डर और शार्पलेस। तो इसे कह सकते हैं सांभर से, इसे आप याद रख सकते हैं सांभर, ठीक है। शार्पलेस, सा से शार्पलेस हो जाएगा, म से मिल्डर हो जाएगा और ब से बर्टोजी और आर साइलेंट है। इन्हें क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है। वहीं शांति की बात करें तो शांति में बेलारूस के एक अधिवक्ता है एलेस बियालियात्स्की, जो कि बेलारूस के हैं। रूस के पश्चिम में ही स्थित है बेलारूस। वहीं मेमोरियल नाम की एक मानवाधिकार संस्थान है, उसे मिला है, जो कि रूसी मानवाधिकार संस्थान है। वहीं यूक्रेन की सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को भी शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये तीन को, एक बेलारूस के हो गए, एक रूस की मेमोरियल नाम की मानवाधिकार संस्थान, इसे मिला है। वहीं यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। वहीं इकोनॉमिक्स में बात करें तो बर्नार्के डायमंड और डाइवविंग, इनको बैंकिंग और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए में है। वहीं लिटरेचर की हमने बात कर ली, एनी एर्नो को उनकी बुक एनी एर्नो को मिला है, जो कि उनकी एक बुक याद रखें, अ गर्ल स्टोरी। तो ये 2022 के नोबेल के बारे में, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति देने वाला देश के रूप में वर्णित करता है? तो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु और सामाजिक। तो संप्रभु मतलब अपना प्रभु जो देश है वो स्वयं है, वो किसी की बातों में नहीं रहेगा, अपने निर्णय खुद ही लेगा, इसे संप्रभु कहते हैं। तो भारत एक संप्रभु देश है, जो कि प्रस्तावना में संप्रभु शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान हुआ था? तो कुतुब मीनार के जो 5वां तल था उसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की बनाने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार के निर्माण के लिए उसका बेस तैयार किया, पहला जो फ्लोर था वो बनाया। वहीं इल्तुतमिश जो कि उसका गुलाम था, इल्तुतमिश में जाके 2 फ्लोर और उसमें जोड़े, ठीक है। तो ये 1 और 2 3 फ्लोर हो गया, तो 3 फ्लोर हो गया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने जाकर 2 फ्लोर और जोड़ा, तो जाके 5 फ्लोर टोटल हो गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। वहीं कुतुब मीनार की बात करें, यदि कुतुब मीनार तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, जिसे 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो उस परिसर में जितने भी मंदिर थे, लगभग 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। जो कुतुब मीनार है वो विश्व की सबसे ऊंची मीनार है।
विश्व की सबसे ऊंची मीनार, वर्ल्ड बिगेस्ट मीनार जो है इसकी ऊंचाई 239 फीट है, 239 फीट। जो कुतुब मीनार है उसे 1993 ईस्वी में, उसी 1993 ईस्वी में उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। अभी भारत में वर्तमान बात करें तो भारत में वर्तमान समय में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको अगर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। 32 जो है वो कल्चरल है, 7 जो है वो नेचुरल है। वहीं एक की बात करें तो काजीरंगा, एक जो काजीरंगा, याद रखें काजीरंगा जो मिक्स में आता है। वहीं यदि अभी जो 39वें की बात करें, 39वां और 40वां जो कि सबसे नया है, तो 39वां जो है वो धौलावेरी, 39वां जो है वो रमप्पा टेम्पल है, रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, रमप्पा टेम्पल तेलंगाना। वहीं 40वां की बात करें तो 40वां है धौलावीर, ये याद रखें इसके बारे में। वहीं यदि पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो 1983 में भारत में एक साथ ही 4 साइटों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अजंता, एलोरा आगरा फोर्ट और ताजमहल। तो इन चारों को 1983 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इतनी बातें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया है? कौन सा टैक्स है जो वन नेशन टैक्स वन नेशन मार्केट को करता है? तो वो जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर विधेयक। यहीं जीएसटी की बात करें, जीएसटी तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को अपनाया गया था, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये जो भारत में जीएसटी जो अपनाया गया है उसका मॉडल कौन सा है? तो कनाडा मॉडल पे अपनाया गया है, कनाडा मॉडल पे भारत में जीएसटी अपनाया गया है। वहीं सबसे पहले देश की बात करें, फर्स्ट कंट्री कौन सा है जिसने जीएसटी लागू किया था? तो फर्स्ट कंट्री फ्रांस था। फ्रांस पहला कंट्री कौन सा था? तो फ्रांस था जिसने जीएसटी को लागू किया। जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है, डेस्टिनेशन टैक्स। जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स कहा जाता है। जीएसटी 3 टाइप का होता है। जीएसटी की बात करें तो वो 3 टाइप का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट, सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो 3 टाइप का जीएसटी है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी याद रखें। वहीं जीएसटी पंजीयन की बात करें, जीएसटी पंजीयन जो नंबर होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो कितने अंकों का होता है ये भी पूछता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 15 अंकों का होता है, ये याद रखें। जो भारत कितने नंबर पे आता है जीएसटी को लागू करने में? तो भारत 161वां कंट्री था वर्ल्ड में, भारत 161वां कंट्री था जिसने जीएसटी को लागू किया था। कौन से कंट्री? तो 161वां। वहीं जीएसटी बिल की बात करें तो भारत सरकार ने 2014 ईस्वी में 2014 में जीएसटी बिल लाया था, जो कि 122वां बिल था। जीएसटी बिल लाया था, यही बिल पे आगे चर्चा हुई और राष्ट्रपति के शासन के बाद ये एक्ट बना। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत एक एक्ट बना? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी एक्ट बना। वहीं जीएसटी के सुझाव की बात करें कि पहली बार किस समिति ने बताया कि जीएसटी होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन टैक्स होना चाहिए? तो 2002 ईस्वी में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर।
इसी कारण इसे केलकर समिति कहा जाता है। तो विजय केलकर ने पहली बार सुझाव दिया था कि भारत में एक डेस्टिनेशन टैक्स होना चाहिए। वहीं जीएसटी का स्वरूप यदि बात किया जाए कि जीएसटी का स्वरूप किसने तैयार किया, तो जीएसटी का स्वरूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता ने। असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता ने जीएसटी का स्वरूप तैयार किया था, ये याद रखें। वहीं एक जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है वो भारतीय संविधान के 279A में वर्णित है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं फिनांस मिनिस्टर, जो कि अभी निर्मला सीतारमन है। ये बैठक हमेशा होते रहती है जीएसटी की, तो ये याद रखें, ये आर्टिकल हमेशा पूछता है 279A। वहीं जीएसटी की अगर रेट की बात करें, जीएसटी में कितने रेट हैं, तो जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28%, 4 प्रकार के जीएसटी स्लैब हैं। तो ये जीएसटी के बारे में हमने डिटेल रूप से चर्चा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सेटल एंड सोफेस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड, किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक है, इतना लंबा बुक का नाम, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे याद रखें, इसे लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज, जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया है, वो किस घराने से थे? तो वो कालका घराने थे, कालका बिंदादीन घराना यूपी, याद रखें, कालका बिंदादीन घराना यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, ये याद रखें। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसमें अगर हीमो तो हीम का हीम हो जाएगा और ग्लोबिन, तो हीम जो है वो पिगमेंट है जो कि ब्लड को कलर देता है। वहीं ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है। इतनी बात हीमोग्लोबिन के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद संबंधित अभिग्राहक, जो स्वाद संबंधित अभिग्राहक होते हैं वो किस अंग में है? तो स्वाद किससे आता है? तो जीभ से आता है, ये सभी जानते हैं। अगर जीभ की बात करें तो जीभ में 2000 से लेके 8000 तक स्वाद कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं। ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया था। वहीं जीभ जो है वो, जो जीभ स्वाद का पता किससे लगाता है? तो स्वाद कलिका अभिग्राहक के कारण ही स्वाद का पता लगता है, जैसे इंग्लिश में गैसेस्ट्री रिसेप्टर्स बोलते हैं, गैसेस्ट्री रिसेप्टर्स। यदि जीभ की बात करें तो जीभ को यदि ऐसे मान लिया जाए, ये जीभ है, तो जीभ का जो आगे वाला भाग है इससे मीठे स्वाद का पता लगता है, स्वीट का। यदि जीभ के पीछे वाला जो भाग है उससे तीखा का पता चलता है, जीभ के पीछे से तीखा, आगे से मीठा। वहीं साइड की बात करें तो साइड, दोनों साइड से खट्टे का स्वाद मिलता है, खट्टे का स्वाद मिलता है, याद रखें जीभ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने खाली स्थान की पूजा कर पोला त्यौहार मनाते हैं, तो बैल की पूजा करते हैं। अगर पोला त्यौहार की बात करें तो पोला त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसमें किसान लोग जो होते हैं वो अपने जो जितने भी जानवर होते हैं जिससे कृषि वो करते हैं उनका सम्मान करते हैं, उसको थैंक देते हैं कि वो हमारे कृषि में इतना मदद करता है, इसके लिए। तो उसमें किसकी पूजा होती है? बैल की पूजा होती है, याद रखें। तो हमने 20 क्वेश्चन आज देख लिया, 11 से लेकर 20 तक। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर करें, अप्रिशिएट करें। थैंक यू, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।